थर्मोडायनामिक्स में अभी तक आप लोग बेसिक स्टडी कर चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर पढ़ा, जहां पर आपने थर्मोडायनामिक पोटेंशियल और थर्मोडायनामिक वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशंस देखे। उसके बाद आप लोगों ने कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखना सीखा और उसके बाद आपने पार्शियल डेरिवेटिव की कुछ वैल्यूज़ याद की आइडियल गैस इक्वेशन को लेते हुए। उसके बाद आप लोगों ने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट की स्टडी की, आपने अल्फा को पढ़ा, बीटा को पढ़ा और गामा को पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने स्टेट फंक्शन को देखा, पाथ फंक्शन को देखा और विद द हेल्प ऑफ फुलर थ्योरम आप लोगों ने स्टेट फंक्शन को स्टेट फंक्शन प्रूव करना भी सीखा। उसके बाद आप लोगों ने थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने हीट कैपेसिटी को पढ़ा। हीट कैपेसिटी के अंदर आप लोगों ने Cp - Cv के नो रिलेशंस को देखा और उनको याद किया। उसके बाद हम लोगों ने वर्क डन निकालने सीखे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। उसके बाद हम लोगों ने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा और लास्ट क्लास के अंदर हम लोग कार्नोट इंजन को ख़त्म कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपका इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या होता है और किस तरीके से आप लोग इंटरनल एनर्जी की हेल्प से गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जिसकी ज़रूरत आपको पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कर रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपने कार्नोट इंजन को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक केमिकल थर्मोडायनामिक्स का नहीं है। मैंने इस टॉपिक को उठाया है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स से। उठाया मैंने इसलिए है क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि रहेगा इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो अगर मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैंने यही लिखी हुई है कि ये जो टॉपिक है आपका टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का है, बट वी नीड दिस इन केमिकल थर्मोडायनामिक्स। मैंने लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि जो भी एक्सप्रेशन, जो भी फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, मैं आपको उन फॉर्मूलों का प्रूफ नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि इसका प्रूफ मैं आपको तब कराऊंगा जब हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ेंगे। टॉपिक मैंने वहीं से ही लिया है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो पहले तो बात करते हैं कि आखिर आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और किस टाइप के क्वेश्चंस को आप देख कर बता पाओगे कि यहाँ पर मैं इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी को लगाऊंगा या फिर मैं इसको यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ O2 और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपकी O2 है वो आपने यहाँ पर आइडियल गैस कंसीडर किया है। आपके पास क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ O2 इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर। इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 800 केल्विन देन व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। आपसे यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर को पूछा गया है। आपको क्या क्या गिवन है, आपको V1 गिवन है, आपको V2 गिवन है, आपको T1 भी गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे T2 को पूछा गया है। या फिर वो आपसे डेल्टा S को पूछ सकता है, डेल्टा H को पूछ सकता है, डेल्टा U को पूछ सकता है, W को पूछ सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 टाइप के प्रोसेसेस पढ़े हैं। हमने पढ़ा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। तो आइसोथर्मल के प्रोसेस के अंदर हमारा सिंपल W का फॉर्मूला निकल कर आया था माइनस का nRT ln V2/V1, या फिर आप बोल सकते हो माइनस का nRT ln P1/P2। तो वो एक सिंपल सा फॉर्मूला था, उसके अंदर आपको कुछ भी ज़्यादा चाहिए नहीं था, आप उसको ईजिली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको वहाँ पर आएगी नहीं। आइसोथर्मल के केस के अंदर आप डेल्टा U को भी निकाल पाओगे, डेल्टा H को भी निकाल पाओगे, वो तो जीरो ही हो जाता है। अगर मेरा प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है तो यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो आपका dt जीरो है। अगर आपका dt जीरो हो गया तो डेल्टा H NCP dt जीरो हो गया, आपका डेल्टा U NCP dt जीरो हो गया, तो आपका वो तो कैलकुलेट हो गया। W के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप वहाँ पर लगा सकते हो। अगर आप बात करो P और V के रिलेशन के लिए तो आपके पास वहाँ पर क्या है, आपके पास वहाँ पर बोयल्स लॉ है, जहाँ पर आप लगा सकते हो P1V1 इक्वल टू P2V2। तो सारी की सारी चीज़ें आप निकाल पाओगे। अगर आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी, फाइनल कंडीशंस गिवन हो, तो आप उन चीज़ों का यूज़ करके निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम मेरे पास तब आएगी जब आपके पास जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक दिया गया हो और रिवर्सिबल दिया गया हो। क्योंकि अगर आपको पता है कि जो आपका एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसके अंदर आप P, V और T के बीच का रिलेशन जब आप चेक करते हो तो वहाँ पर आप लोग गामा का यूज़ करने वाले हो। वहाँ पर आप लोग पॉइजन इक्वेशन लगाते हो, जहाँ पर आप बोलते हो PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब उसके बाद आप V और T की फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको आप, उसके बाद आप T और P की फॉर्म में भी पॉइजन इक्वेशन को लिख सकते हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको V1 गिवन है, आपको V2 गिवन है, आपको
T2 आपको कैलकुलेट करना है और आपको T1 गिवन है। आपको पता है कि जो आपकी पॉइजन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको चाहिए किसके बीच में रिलेशन, T और V के बीच में रिलेशन। तो आप क्या कर दो, P को आप यहाँ पर पुट कर दो क्या, nRT/V अपॉन में V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आप इसको बोल सकते हो कि आपके पास इक्वेशन निकल आ जाएगी T इंटू में V की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो T और V के लिए जो आपकी पॉइजन इक्वेशन है वो आपके सामने है, क्या है, T इंटू में V पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि आपका T1 V1 गामा -1 इक्वल टू क्या, T2 V2 गामा -1। अब आपको देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको V1 पता है, आपको V1 पता है, आपको क्या पता है, आपको T1 भी पता है और आपको V2 भी पता है। यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको T2 की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन T2 को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास गामा की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास गामा नहीं है और आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है तो आप यहाँ पर T2 नहीं निकाल पाओगे। और अगर आप T2 नहीं निकाल पाओगे तो आप वर्क डन भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वर्क डन के अंदर भी आपको T2 की ज़रूरत पड़ रही थी। अगर आप वर्क डन के अंदर आपको क्या ज़रूरत पड़ रही थी, आप निकालते थे वर्क डन को, आपका DQ0 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया आपने, आपका DQ0, अगर आपका DQ0 होगा तो आपका DU किसके बराबर हो गया, W के बराबर हो गया। DU क्या होता है, NCV T2 माइनस T1, NCV T2 माइनस T1। तो आपको T2 की ज़रूरत यहाँ पर भी पड़ेगी और T2 को छोड़ो आपको यहाँ पर CV की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो आपको कहीं भी नहीं दिया गया, आपको ना तो गामा दिया गया है, ना तो आपको CV दिया गया है, ना ही आपको CP दिया गया है। लेकिन आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ के लिए, जब आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो, रिवर्सिबल आपको गिवन हो, आपको T2 कैलकुलेट करना हो, आपको डेल्टा H कैलकुलेट करना हो और आपको डेल्टा U कैलकुलेट करना हो। तो अब आप बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं इसके अंदर डेटा जो है वो इनसफिशिएंट है। तो आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको डेटा गिवन होगा, आप वहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट है। सिर्फ इस क्वेश्चन की हेल्प से आप गामा भी निकाल सकते हो, सिर्फ इस क्वेश्चन की हेल्प से आप लोग CP भी निकाल सकते हो, सिर्फ इस क्वेश्चन की हेल्प से आप लोग CV भी निकाल सकते हो। अब सवाल ये है कि आप कैसे निकालोगे, किस तरीके से आप उन चीज़ों को निकालते हो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है 1 मोल ऑफ O2 गैस। आपको यहाँ पर गैस का नाम दे दिया गया है O2। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको O2 ना गिवन होता और आपको लिखा होता 1 मोल ऑफ आइडल गैस, तब आप बोल सकते हो कि आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आप यहाँ से T2 नहीं कैलकुलेट कर सकते। लेकिन आपको यहाँ पर जैसे ही उसने नाम दिया, यानी कि जैसे ही उसने गैस का आपको नाम दिया, जैसे ही उसने बताया कि आपकी जो गैस है वो कैसी है, ऑक्सीजन गैस है, यानी कि O2 आपकी गैस है, जैसे उसने आपको नाम दिया गैस का, उसने आपको गामा भी दे दिया, उसने आपको CP भी दे दिया और उसने आपको CV भी दे दिया, बशर्ते आपको गैस के नाम से उसे कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो उसी की बात हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इस टॉपिक के ऊपर से एज सच आपको CSIR नेट के अंदर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको एक कंसेप्ट नहीं पता होंगे, आपको अगर नहीं पता होगा कि आप किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हो, किस तरीके से आप वहाँ पर इक्विपार्टीशन लॉ को अप्लाई करोगे, उसको अप्लाई करने के बाद आप इंटरनल एनर्जी को निकालोगे, उसके बाद आप लोग CV को निकालोगे, CP को निकालोगे, अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को जो आपको दिया गया होगा 4 नंबर का थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तो आप वहाँ पर गामा को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। गामा को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है। CSIR नेट के अंदर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछे भी गए हैं 2-2 नंबर के अंदर कि आपको यहाँ पर गामा निकाल दो, गामा का रिलेशन क्या है। तो आज कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जैम के क्वेश्चंस की, तो जैम के अंदर जो है ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल आपको इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैम के अंदर आपके पास 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ इसी कंसेप्ट के ऊपर थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, और जो मैं आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बहुत सारे बात के अंदर वो नेट के भी क्वेश्चंस कराऊंगा और जैम के भी क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि जैम के अंदर भी अच्छे तरीके से कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग आज करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक की बेसिक एप्लीकेशन ये है कि फ्रॉम द नेम ऑफ गैस, सिर्फ गैस के नाम से O2 है, N2 है, CO2 है, SO2 है, C6H6 है, बेंजीन की गैस है, कुछ भी आपको गैस दी गई हो, अगर आपको गैस दी गई हो तो सिर्फ उसके नाम से आप लोग क्या निकाल सकते हो, आप CP को निकाल सकते हो, CV को निकाल सकते हो और गामा को निकाल सकते हो। और गामा को निकाल सकते का मतलब क्या है, आप एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप T2 को निकाल सकते हो। अगर आपको T1 आपको T1 V1 V2 दिया है तो आप T2 को निकाल सकते हो। T2 को निकालने का मतलब है आप W निकाल सकते हो, आप DQ निकाल सकते हो, आप DU निकाल सकते हो और DH को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए सीखते हैं कैसे हम लोग यहाँ से CP, CV और गामा को निकालते हैं।
तो सबसे पहले इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है कि आखिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए भी आए हो और उसकी सिंपल जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ एन एटम इन मॉलिक्यूल, या फिर आप बोल दो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इन स्पेस। आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं या तो वो एटम मॉलिक्यूल में किस तरीके से मूव कर रहा है, या फिर वो पूरा मॉलिक्यूल स्पेस में किस तरीके से मूव कर रहा है, उसको हम लोग कहाँ डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर। अब आपकी जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट आपके पास ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, ये मूवमेंट आपके पास रोटेशनल भी हो सकती है, और ये मूवमेंट आपके पास वाइब्रेशनल भी हो सकती है। तो कुल मिला के आपके पास 3 टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। किस तरीके से आप इनको कैलकुलेट करते हो उसकी ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले आपको मेन चीज़ आपके पास क्या है, अगर आपका मॉलिक्यूल, इफ़ ए मॉलिक्यूल कंटेन्स एन एटम, मान लीजिए आपका मॉलिक्यूल क्या है, N2 है, तो N2 के अंदर आपके पास कितने एटम हो गए, 2 N के एटम हो गए, तो यहाँ पर आपके पास N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इफ़ ए मॉलिक्यूल कंटेन्स एन एटम देन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्लूडिंग ट्रांसलेशनल, इंक्लूडिंग रोटेशनल, इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल, तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास 3n हो जाएगी। अब इस 3n के अंदर ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है और वाइब्रेशनल भी है। उसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ गैस के नाम को देखकर आप ये बता पाओगे उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है। अगर मैं बात करता हूँ CO2 की, तो CO2 के अंदर कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए। मैं बात करता हूँ NO की, तो कितने हो गए, 2 एटम हो गए। मैं बात करता हूँ H2 की, तो कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए। मैं बात करता हूँ C6H6, कितने एटम हो गए आपके पास, 12 एटम हो गए। तो आप सिर्फ और सिर्फ गैस के फॉर्मूले को देख के आप बता पाओगे कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम है उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर। अगर आपको वो पता है तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास निकल कर आ जाएगी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लोगे सिर्फ नाम से, कोई दिक्कत है नहीं। फॉर्मूला क्या है, 3 × में n है। उसके बाद आपका मॉलिक्यूल या तो लीनियर होगा या फिर आपका मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होगा। ये जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मुलेज यहाँ पर लिखे हुए, मैं आपको सिर्फ फॉर्मुलेज यहाँ पर याद करा रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को प्रूव करेंगे आगे जाकर, जब हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ेंगे तो क्यों आपके पास ये 3 होता है, क्यों 2 होता है, ये सभी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर जाकर प्रूव करने वाले हैं। बस अभी के लिए आप इनको डायरेक्टली याद कर लो, और याद हो भी जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बात करते हैं, अगर आपके पास मॉलिक्यूल क्या होता है, लीनियर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका मॉलिक्यूल क्या हो, N2 हो, O2 हो, या फिर आपके पास मॉलिक्यूल क्या हो, CO2 हो। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। और आपको मॉलिक्यूल को देख कर इतना अंदाज़ा लग ही जाएगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है ये लीनियर है कि नहीं है। इतना आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ चुके हो कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका लीनियर होता है, कौन सा मॉलिक्यूल आपका लीनियर नहीं होता। और जो गैस आपको गिवन होगी वो बहुत सिंपल सी गैस होगी, तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगर आपके पास कोई भी गैस, अगर आपके पास जो गैस है उसका स्ट्रक्चर लीनियर है, तो उसके अंदर जो आपके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है, 3 ही होती है। ट्रांसलेशन लीनियर के अंदर भी 3 होगी और नॉन लीनियर के अंदर भी 3 होगी। अभी 3 क्यों है, 3 इसलिए है क्योंकि मान लो कि आपका कोई मॉलिक्यूल है, आप स्पेस के अंदर से मूव करा रहे हो, तो स्पेस के अंदर आपके कार्टेशियन कौन कौन से होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है और जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो या तो आपका मॉलिक्यूल +x में जा सकता है, मतलब वो -x के अंदर भी जा सकता है, वो +x भी जा सकता है, -x भी जा सकता है, लेकिन वो पूरा काउंट किस में होगा, एक ही डायमेंशन के अंदर काउंट होगा। वो +y में जा सकता है और -y में, तो ये भी आपका किस में काउंट हो गया, एक में काउंट हो गया, और एक किसके लिए हो गया, Z के लिए हो गया। तो टोटल ट्रांसलेशन मोशन आपके पास 3 होते हैं, चाहे आपका मॉलिक्यूल लीनियर हो चाहे आपका मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हो। तो ट्रांसलेशन फिक्स हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। मैं बात करूँ अगर रोटेशनल की, तो लीनियर के केस के अंदर आपके पास 2 होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर मैं बात करता हूँ नॉन लीनियर की, तो नॉन लीनियर के केस के अंदर आपके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये चीज़ आप तब समझोगे जब आप ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, ये वहाँ का टॉपिक है, वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी क्यों आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल लीनियर में 2 होता है, नॉन लीनियर में 3 होता है। वहाँ पर आप देखोगे कि जब आप लोग लीनियर मॉलिक्यूल की बात करते हो तो एक एक्सिस के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है, उसकी वजह से आपके पास रोटेशनल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 2 होता है। वो आप लोग पढ़ने वाले हो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 ही क्यों होती है, और नॉन लीनियर के केस के अंदर वो आपकी 3 क्यों हो जाती है। अभी के लिए आप इस चीज़ को याद रख लो। तो आप कह रहे थे कि आपके पास टोटल कितनी थी, टोटल आपके पास 3n थी लीनियर के केस के अंदर भी, और नॉन लीनियर के केस के अंदर आपके पास टोटल कितनी है, 3n है। तो आप कह रहे हो कि लीनियर के अंदर ट्रांसलेशन आपके पास 3 हो गई, रोटेशन आपके पास 2 हो गई, तो वाइब्रेशन कितनी हो जाएगी आपके पास, वाइब्रेशन आपकी हो जाएगी 3n-5। तो ये आपकी हो गई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं बात करता हूँ नॉन लीनियर की, तो ट्रांसलेशन 3 होती ही है, रोटेशन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो आपकी वाइब्रेशन कितनी हो गई, 3n टोटल है, माइनस का 3 + 3 यानी कि 6, यानी कि आपकी वाइब्रेशन हो गई 3n-6। अब आपकी जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ये आपके पास स्ट्रेचिंग टाइप भी हो सकती है और बॉन्डिंग की भी हो सकती है। तो बॉन्डिंग की डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करो या फिर स्ट्रेचिंग की बात करो, बेंडिंग की बात करो या फिर स्ट्रेचिंग की बात करो। बॉन्डिंग नहीं आएगा, हम सॉरी, यहाँ पर बेंडिंग आएगा। या तो आप स्ट्रेचिंग
डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लो या फिर बेंडिंग वाले की बात कर लो। तो जो आपकी बेंडिंग होती है वो क्या होती है n-1 होती है। लीनियर केस के अंदर, नॉन लीनियर के अंदर क्या होती है n-1 होती है। तो बेंडिंग आपकी सेम रहेगी। टोटल आपके पास कितनी वाइब्रेशन आपका टोटल कितनी है 3n-5 है। आपने इसके अंदर n-5 क्या निकल कर आ जाएगा 2n-4 आपके पास स्ट्रेचिंग हो जाएगी। और नॉन लीनियर केस के अंदर आपके पास 2n-5 हो जाएगी। हमें थर्मोडायनामिक्स के अंदर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग की भी मैंने बस आपको लिख ही दिया। जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को भी पढ़ लें। आपको जो पता होना चाहिए थर्मोडायनामिक्स के अंदर वो ये पता होना चाहिए कि आपकी टोटल डिग्री फ्रीडम तो 3n होती है। अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है तो ट्रांसलेशन की 3 हो जाएगी, रोटेशनल की 2 हो जाएगी, और वाइब्रेशन कितनी बच गई फिर 3n-5 बच गई। अगर आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो नॉन लीनियर है तो ट्रांसलेशन की 3 होती ही है, रोटेशनल की 3 हो जाएगी, और वाइब्रेशन कितनी हो जाएगी 3n-6 हो जाएगी। आपको सिर्फ थर्मोडायनामिक्स के अंदर इतनी ही बात पता होनी चाहिए। हम लोग इतनी का यूज़ करके गामा निकालेंगे, किस तरीके से आप गामा को कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर किस तरीके से जो आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हो, हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, उन सब चीज़ों की भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो जनरली मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 3 टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आपके पास ट्रांसलेशनल भी है, आपके पास रोटेशनल भी है। लेकिन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल आपकी हमेशा क्या रहेगी, लीनियर केस के अंदर 3 रहेगी और 2 रहेगी, और नॉन लीनियर के अंदर 3 रहेगी और 3 रहेगी। और ये आपके पास कैसी होती है, ये आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर आपका चाहे कुछ भी हो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उस मॉलिक्यूल के अंदर रहेगी और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उस मॉलिक्यूल के अंदर रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो वो आपकी हाईली सेंसिटिव होती है टू टेम्परेचर बिकॉज ऑफ रिलेशन बिटवीन डेल्टा ई, वाइब्रेशन ट्रांजिशन का जो डेल्टा ई होता है वो उसकी और केटी की वैल्यू की वजह से। इसका मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखते हैं किस तरीके से आप समझ सकोगे इस चीज़ को। मान लीजिए आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ट्रांसलेशन के लिए आपके पास एनर्जी लेवल्स अलग होंगे, आपके पास वाइब्रेशन के लिए एनर्जी लेवल्स अलग होंगे। मान लीजिए कि ये आपके पास ट्रांसलेशन के एनर्जी लेवल है, ये आपके पास रोटेशन के एनर्जी लेवल है, और ये आपके पास किसके हैं, ये आपके पास वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स हैं। तो आपका जो ट्रांसलेशन का एनर्जी लेवल्स होता है वो आपके पास होता है, वो आपका छोटा छोटा होता है केटी के मल्टीप्लाई से। केटी क्या है आपके पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। टी आपका क्या है, टेम्परेचर है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मैंने इसलिए लिया था कि मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर सकूँ, यानी कि मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। मैं अगर पूरे मोल की बात करूँगा तो मैं वहाँ पर आर लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ जो आपके पास पूरे के पूरे एटम के अंदर होते हैं। जो आपके पास पूरा मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर से मान लो आपके पास H2O कंपाउंड है, मैं सिर्फ एक H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर किसको यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को यूज़ करूंगा। तो आपका जो केटी का मल्टीप्लाई होता है, मान लीजिए आपका टी आपका क्या है, टेम्परेचर है, और डेल्टा ई ट्रांसलेशन क्या है, ये आपके पास जो ट्रांसलेशन एनर्जी लेवल होते हैं उनके बीच का जो आपका एनर्जी गैप होता है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा ई ट्रांसलेशनल बोल रहा हूँ। तो जो आपका डेल्टा ई ट्रांसलेशन होता है वो छोटा छोटा होता है, इनटू में छोटा छोटा होता है केटी के मुकाबले। केटी आपके पास क्या है, आप कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो सिर्फ एक मॉलिक्यूल को। तो जो आपका डेल्टा ई होता है वो बहुत छोटा होता है आपके केटी के मल्टीप्लाई के हिसाब से। तो अगर आपके केटी के मल्टीप्लाई के हिसाब से इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप टेम्परेचर को रेज करोगे आपका मॉलिक्यूल एक्साइट कर जाएगा। आपका मॉलिक्यूल एक्साइट कर जाएगा, यानी कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाएगा, फिर दूसरे तीसरे में चला जाएगा, और इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेशन मोशन को शो कर सकता है। तो आपका टेम्परेचर छोटा हो या ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपका डेल्टा ई का ऑर्डर होता है ट्रांसलेशन का वो केटी के से बहुत ही छोटा होता है। टेम्परेचर अगर 1 डिग्री होगा तब भी वो कर जाएगा, 2 होगा तब भी कर जाएगा। तो यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू बहुत छोटी होती है। ट्रांसलेशन के अंदर जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एक्साइटेशन आराम से हो जाएगी। तो आपके जो ट्रांसलेशन डिग्री होता है वो आपका क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। सेम उसी तरीके से जो आपका डेल्टा ई रोटेशन होता है, जो आपके रोटेशन के अंदर जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो आपका थोड़ा छोटा होता है, किससे, केटी से। तो ये भी हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी हमेशा क्या कर जाएगा, रोटेशनल मोशन भी हमेशा क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स वहाँ से एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर चले जाएंगे और आपका जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट करना भी शुरू कर देगा, क्योंकि डेल्टा ई रोटेशनल भी आपका छोटा होता है, किससे, के टी से। के मेरा यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो देखिए आपका मान लें कि आपके पास कोई गैस, आपके पास कोई बीकर है और इसके अंदर आपके क्या है, मॉलिक्यूल आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपके गैस के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स है। आपने यहाँ पर सिस्टम को हीट देना शुरू किया, आपने क्या किया, टेम्परेचर को रेज किया, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। यानी कि वो ट्रांसलेशन मोशन भी शो कर सकते हैं, वो रोटेशनल मोशन भी शो कर सकते हैं, और वो वाइब्रेशनल मोशन भी शो कर सकते हैं। तो जब इनका मोशन स्टार्ट होगा तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं कि आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंज आ रहा है। मॉलिक्यूल अपने ट्रांसलेशन मोशन को शो कर रहा है, वाइब्रेशनल मोशन को शो कर रहा है, और रोटेशनल मोशन को शो कर रहा है। तो अगर आपका मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन शो करेगा तो उस मोशन की कोरस्पॉन्डिंग आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। रोटेशन को शो करेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग भी आपकी जो
इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी। किस फैक्टर से इंक्रीज़ होती है उसकी बात करने वाले हैं, लेकिन अभी समझ लीजिए कि इनका जब जैसे आपके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ट्रांसलेशनली, रोटेशनली, वाइब्रेशनली, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ने लग जाती है। अब बात करते हैं डेल्टा ई ऑफ वाइब्रेशनल, यानी कि जो आपके वाइब्रेशनल के एनर्जी लेवल्स होते हैं उसका जो आपका वाइब्रेशन एनर्जी होता है वो लगभग बराबर होता है किससे, के टी के मल्टीप्लाई से। अगर वो मेरा बराबर के टी के बराबर रहा, समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जो आपका डेल्टा ई ट्रांसलेशन है उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻³ जूल पर मोलिक्यूल। ये मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है किस ऑर्डर के अंदर आपका डेल्टा ई ट्रांसलेशन होता है। अगर मैं बात करूँ के टी की, तो के टी की वैल्यू क्या होती है, के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू में 10⁻23। अगर मैं बात करता हूँ रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस क्यूब, तो आपका टेम्परेचर कितना हो गया 298 केल्विन। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका ऑर्डर निकल कर आएगा 10⁻21 का। मोटा मोटी यहाँ पर बात करें 10⁻, आपका 21 का ऑर्डर निकल कर आएगा। तो जो आपका डेल्टा ई ट्रांसलेशन होता है उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻37 का। तो आपको पता है 10⁻⁻37 बहुत छोटा है 10⁻21 से। तो आपका जो डेल्टा ई ट्रांसलेशन है, जो उसके एनर्जी लेवल्स का गैप है वो बहुत छोटा है। तो आपका टेम्परेचर चाहे रूम टेम्परेचर हो चाहे उससे भी कम हो, अगर थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा, अगर मान लो मैं इसको 100 भी कर रहा हूँ, 100 केल्विन भी कर रहा हूँ, तो भी ये कितना निकल कर आ जाएगा 10⁻⁻22 के ऑर्डर के अंदर निकल कर आ जाएगा। तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका तब भी 10⁻⁻37 से ज़्यादा ही रहेगा। तो ट्रांसलेशन मोशन हमेशा शो करेगा, चाहे आपका टेम्परेचर कुछ भी रहा हो, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं बात करता हूँ रोटेशनल मोशन की, तो उसका ऑर्डर हमारे पास होता है 10⁻23 का, 10⁻⁻23 का। तो 10⁻⁻23 भी छोटा होता है बाय द फैक्टर ऑफ 100। 10⁻23 छोटा होता है 10⁻⁻21 से, 10⁻⁻23 छोटा होता है 10⁻⁻21 से। तो जब भी आप मॉलिक्यूल को टेम्परेचर दोगे, कोई भी टेम्परेचर रेज करोगे, तो जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उसके बीच में आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे और मॉलिक्यूल रोटेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वाइब्रेशन का। तो जो वाइब्रेशन का आपका डेल्टा ई होता है, जो उसके एनर्जी लेवल के बीच में गैप होता है, उसका गैप किस ऑर्डर का होता है 10⁻⁻21 के ऑर्डर का होता है। और अगर मैं बात करता हूँ रूम टेम्परेचर की, तो ये भी आपके पास कितना निकल कर आया 10⁻⁻21 के ऑर्डर का ही निकल कर आया। यानी कि डेल्टा ई वाइब्रेशनल का जो आपका एनर्जी लेवल्स होते हैं उसका गैप और के टी का मल्टीपल है, के टी का जो मल्टीपल होता है उनका ऑर्डर सेम निकल कर आ रहा है। अगर मैं अगर मैं इस केस से टेम्परेचर को ज़्यादा कर देता हूँ, अगर मैंने टेम्परेचर को ज़्यादा कर दिया तो आपका डेल्टा ई वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा के टी से। मैंने टेम्परेचर को यहाँ पर ज़्यादा कर दिया, मान लीजिए आपने 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर को आपने ज़्यादा कर दिया तो आपका के टी बड़ा हो जाएगा। जैसे ही आपका के टी बड़ा हो जाएगा, आपका जो डेल्टा ई वाइब्रेशन है उसका ट्रांजिशन वहाँ पर होने लग जाएंगे। जैसे ही आपके वहाँ पर ट्रांजिशन होने लग जाएंगे तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंटरनल एनर्जी की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को कम कर देता हूँ रूम टेम्परेचर से, यानी कि मैं टेम्परेचर को कर देता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर और माइनस के अंदर कर देता हूँ, माइनस का 30 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, तो जो आपका ऑर्डर है वो 10⁻⁻21 से थोड़ा सा कम हो जाएगा और 10⁻⁻20 के ऑर्डर तक वो भी जा सकता, 10⁻⁻23 के ऑर्डर तक भी वो जा सकता है। तो उस केस के अंदर आपका जो डेल्टा ई वाइब्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा के टी से। अगर आपके एनर्जी लेवल्स का गैप ज़्यादा है, जो आप आपने यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड की वो एनर्जी कम है, लेकिन इस ट्रांजिशन के एनर्जी लेवल ज़्यादा है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो ट्रांजिशन नहीं होंगे। अगर ट्रांजिशन नहीं होंगे तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट नहीं करेगी इंटरनल एनर्जी के अंदर। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल डेल्टा ई होता है ये तो आपका और भी ज़्यादा बड़ा होता है के टी से, हमेशा ही बड़ा होता है के टी से। तो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पर होगी ही नहीं। तो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिकल कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करती इंटरनल एनर्जी के अंदर, ट्रांसलेशनल करती है, रोटेशनल करती है, हर एक टेम्परेचर के ऊपर करेगी। वाइब्रेशन तब करेगी जब आपका टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो। कम अगर टेम्परेचर होगा तो आपका डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई वाइब्रेशन आपका ज़्यादा हो जाएगा के टी से। और अगर वो ज़्यादा हो गया दैट मीन्स आपके वाइब्रेशन एनर्जी लेवल का गैप ज़्यादा हो गया, जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो उस एनर्जी से आपका एनर्जी लेवल का गैप जो है वो ज़्यादा है, तो आपका ट्रांजिशन टेक प्लेस नहीं करेगा। अगर ट्रांजिशन नहीं होगा तो वाइब्रेशन मोशन नहीं होगा, अगर वाइब्रेशन मोशन नहीं होगा तो आपका वो मोशन इंटरनल एनर्जी की तरफ कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका डेल्टा ई ट्रांसलेशन है वो छोटा छोटा होता है के टी से, हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो। जो आपका डेल्टा ई रोटेशन होता है वो छोटा होता है के टी से, वो भी हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मैं बात करूँ डेल्टा ई वाइब्रेशन की तो वो सेम ऑर्डर का होता है, के टी के ऑर्डर का होता है। अगर आपका टेम्परेचर लो है, तो आपका डेल्टा ई वाइब्रेशन बड़ा हो जाता है के टी से और वाइब्रेशन मोशन वहाँ पर
बंद हो जाते हैं, अगर वो बंद हो जाएंगे तो वो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। किसके लिए? इंटरनल एनर्जी के लिए। अगर आप में हाई टेम्परेचर की बात करूँ तो आपका डेल्टा ई छोटा हो जाएगा केटी से। अगर डेल्टा ई छोटा हो गया यानी कि आपका एनर्जी गैप छोटा हो गया, आपने एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड की, तो वहाँ पर ट्रांजिशन हो जाएगा। अगर ट्रांजिशन हो गया तो आपका वाइब्रेशन मोशन होना शुरू हो जाएगा। अगर मोशन होना शुरू हो गया तो इसका मतलब वो इंटरनल एनर्जी की तरफ कंट्रीब्यूट भी करेगा। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है, लो टेम्परेचर के ऊपर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट नहीं करता टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी। अब किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करता है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी के अंदर, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को बनाओगे। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ताकि आपको ये समझ में आ जाए तो आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस, आपके पास कोई क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर और आपको गामा की वैल्यू चाहिए लेकिन गामा नहीं गिवन है आपको, और आपको गामा की वैल्यू ज़रूरत पड़ रही है, चाहे आप कुछ भी निकाल रहे हो, आप डब्ल्यू निकाल रहे हो, डी एच निकाल रहे हो, डी यू निकाल रहे हो, आपको वहाँ गामा चाहिए या फिर आपको सी पी की वैल्यू चाहिए या फिर आपको सी वी की वैल्यू चाहिए, लेकिन आपको वहाँ पर कोई भी डेटा नहीं दिया गया, लेकिन आपको गैस का नाम दिया गया है, गैस का आपको केमिकल सिंबल दिया गया है। तो आपको एटम या फिर मॉलिक्यूल आपको अगर दिया गया होगा तो आप वहाँ से क्या निकाल लोगे? आप वहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे। कैसे निकालोगे? आप वहाँ से, आपको मान लो आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया, अगर आपको CO2 गिवन है, अगर आपको क्या गिवन है, आपको CO2 गिवन है, तो आपको पता है इसके अंदर कितने एटम हो गए? 3 एटम हो गए। तो आपका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? 3 इंटू में n यानी कि 3 इंटू में 3 यानी कि कितना? 3 इंटू में 3 यानी कि 9 आ जाएगी। उसके बाद आपको क्लासीफाई करना है कि इस 9 के अंदर से ट्रांसलेशनल कितनी है, रोटेशनल कितनी है और वाइब्रेशनल कितनी है। आपको पता चल गया कि ट्रांसलेशन कितनी है, वाइब्रेशनल कितनी है और रोटेशनल कितनी है। उसके बाद आपको निकालना है कि आपकी ट्रांसलेशन एनर्जी की वजह से, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर आपको निकालना है कि रोटेशन की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है इंटरनल एनर्जी के अंदर। फिर आपको निकालना है वाइब्रेशन की कोरस्पोंडिंग कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है इंटरनल एनर्जी के अंदर। अगर आपका यू निकल गया तो आपका सीपी और सीवी भी निकल जाए, क्योंकि आपका डीयू क्या होता है? आपका डीयू तो एनसीवी डीटी होता है। अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो आप यहां से बोल सकते हैं कि आपका सीवी क्या है? आपका सीयू डीयू बाय डीटी है। और अगर आपका सीवी निकल गया तो आपको पता है कि आपका सीपी क्या होता है? सीवी प्लस का आर होता है, क्योंकि आपको पता है कि सीपी माइनस सीवी क्या होता है? सीवी माइनस सीवी आर होता है। तो सीपी क्या हो जाएगा? आर प्लस सीवी। तो आपने यहाँ पर सीपी भी निकाल लिया, सीवी भी निकाल लिया, तो गामा क्या हो जाएगा? गामा आपका हो जाएगा सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी। तो आपका गामा निकल कर आ गया, आपका गामा निकल कर आ गया, वही तो आपको चाहिए। अगर आपका गामा निकल कर आ गया तो आप बाकी सारी चीज़ें भी कैलकुलेट कर लोगे। तो ये एक अप्रोच होती है किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन की स्टडी करनी है, किस तरीके से आप इसको आगे चलोगे। तो बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से इंटरनल एनर्जी की तरफ कंट्रीब्यूट करता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशन किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, वाइब्रेशन किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है और रोटेशनल किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इंटरनल एनर्जी इज जनरली कंसिडर एज कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मेड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि आपका, मान लो आप किसी बीकर के अंदर आपके गैस के रखी हुई है और गैस के बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको पता है कि आपके मॉलिक्यूल के पास सिर्फ 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या तो ट्रांसलेशन है, या तो वाइब्रेशन है, या तो रोटेशन है। अगर आप इस सिस्टम का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो आपके मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देंगे। मूव कर सकते हैं, पॉसिबल चीज़ें क्या है? या तो ट्रांसलेशन को शो करेगा, या तो वाइब्रेशन को शो करेगा, या फिर वो रोटेशन को शो करेगा। तो अगर मूवमेंट आपकी इन 3 टाइप की हो रही है तो इन तीनों मूवमेंट की वजह से आपके मॉलिक्यूल्स की वजह से कोलाइड करेंगे, उनकी वजह से आपके सिस्टम के अंदर की, गैस के अंदर की इंटरनल एनर्जी का कितना चेंज हुआ, उसी को तो आपको एनर्जी में कितना चेंज हुआ, उसी को तो आप क्या बोलते हो? इंटरनल एनर्जी बोलते हो। तो इंटरनल एनर्जी इज जनरली कंसीडर एज कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मेड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, रोटेशनल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वाइब्रेशन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, उनके सम को, उनके जो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उनके समेशन को मैं क्या बोलता हूँ? इंटरनल एनर्जी बोलता हूँ। And according to equipartition law of energy, energy contributed by each degree of freedom is half kT per molecule या फिर half RT पर मोल। अगर मोल की बात करूंगा तो आप आर को यूज़ करोगे, मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो की बात करोगे। आपको पता भी है जो आपका आर होता है वो क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर इंटू में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। एवोगैड्रो नंबर में इंटू में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये आपका आर होता है। अगर मैं मोल की बात करूंगा तो आप वहाँ पर आप आर कर लेना, आप वहाँ पर आर का यूज़ करना। अगर आप मॉलिक्यूल की बात करोगे तो वहाँ पर आप छोटे के का यूज़ करोगे, जिसको आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हो। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता है? इस जनरली कंसिडर एज कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मेड बाय ईच डिग्री ऑफ freedom, and according to equipartition law of energy, energy contributed by each degree of freedom is
हाफ आर टी 1/2 आर टी पर मोल, 1/2 आर टी पर मोल, या फिर 1/2 के टी पर मोलिक्यूल। अब मैं देखते हैं किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, लेट्स से वी हैव मोनोएटॉमिक आर्गन गैस। आपके पास मोनोएटॉमिक आर्गन गैस है। अगर आपके पास गैस मोनोएटॉमिक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी एन की वैल्यू क्या है, आपकी एन की वैल्यू 1 हो गई। आपके पास सिर्फ मोनोएटॉमिक गैस है, यानी कि एक ही एटम आपके पास है, तो आपने एन की वैल्यू क्या कर दी, 1 कर ली। सबसे पहले आपने क्या निकाला, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है आपके पास, 3 इंटू में एन, 3 इंटू में क्या एन, एन आपके पास क्या है 1 है, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद आपको पता है कि आपके पास सिर्फ मोनोटॉमिक गैस है, तो वहाँ पर वो लीनियर ही होगा, उसके अंदर वहाँ पर बात ही नहीं करोगे आप नॉन लीनियर की, तो क्योंकि एटम के पास क्या है मोनोटॉमिक ही है, तो उसको आप छोड़ो लीनियर नॉन लीनियर को। उसके बाद आपको पता है कि ट्रांसलेशन आपके पास 3 होगी, बाकी आपके पास क्या होती है, रोटेशन होती है, वाइब्रेशन होती है। लेकिन आपके पास टोटल यहाँ पर सिर्फ 3 थे, तो सारी की सारी किसने ले ली, सारी की सारी ट्रांसलेशन ने ही ले ली। अगर सारी की सारी ट्रांसलेशन के अंदर होगी तो रोटेशन भी आपका 0, वाइब्रेशन भी आपका 0। और वैसे भी रोटेशन और वाइब्रेशन तो मॉलिक्यूल किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर मेरे पास तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही एटम है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा और किसके रिस्पेक्ट में वाइब्रेट करेगा, तो आपके पास कोई दूसरा एटम तो है ही नहीं। तो सारी की सारी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, यहाँ पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो कितनी आपके पास 3 है। और इक्विपार्टीशन लॉ की हेल्प से आपको पता है कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होता है, वो आपका समेशन होता है कि आपकी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी। तो आपको पता है कि एक कितना करती है, हाफ आर टी करती है, हर एक कितना करती है, हाफ आर टी करती है। आपको ट्रांसलेशन कितनी है 3 है, तो 3 इंटू में हाफ आर टी किसका हो गया, ये आपका होगा ट्रांसलेशन का। रोटेशन का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है रोटेशन के, तो 0 इंटू में हाफ आर टी, ये किसका है, ये आपके पास है रोटेशन का। इसके बाद वाइब्रेशन का क्या हो गया, 0 इंटू में हाफ आर टी, ये किसका है, वाइब्रेशन का है, तो वाइब्रेशन का भी कितना हो गया 0 हो गया, तो ये भी 0 है, ये भी 0, तो क्या निकल कर आ गया यू आपके पास निकल कर आ गया 3/2 आर टी। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका सी वी होता है वो आपका क्या होता है, du/dt होता है, यानी कि आपको यहाँ पर u की वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू क्या निकलेगी 3/2 आर टी इंटू में क्या dt, 3/2 आर कॉन्स्टेंट है, 3/2 आर को बाहर ले आओ, dt/dt क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि आपके पास सी भी निकल कर आ गया 3/2 आर। आप बेसिकली क्या करो, u को निकालो फिर t को हटा दो, u को निकालो t को हटा दो, u को निकालो t को हटा दो, तो आपके पास सी भी क्या निकल कर आ जाएगा, du/dt इक्वल टू क्या 3/2 आर। सी पी कैसे निकलेगा, सी वी प्लस आर, यानी कि 5/CP, सी वी प्लस आर यानी कि 3/2 आर प्लस का, और ये निकल कर आ जाएगा 5/2 आर। उसके बाद आपको गामा निकालना है, गामा आपका होता है CP/CV। CP क्या है 5/2 आर, CV क्या है आपका 3/2 आर, ये कितना निकल कर आ गया, ये आ गया 5/3, और आपका गामा आपके सामने तैयार है। गामा निकल कर आ गया तो आप बाकी सारी एंटिटीज़ भी निकाल पाओगे। तो ये जो मैंने केस लिया, मैंने मोनोटॉमी का केस लिया, जहाँ पर आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कहीं आई नहीं। तो बहुत सिंपल केस होता है, जो आपके पास मोनोटॉमिक गैस होता है वो आपका कैसे होगा, उसका CP और CP की वैल्यू कैसे होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। चाहे आपका टेम्परेचर लो हो, चाहे आपका टेम्परेचर हाई हो, वो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा इंटरनल एनर्जी के अंदर। लेकिन जो आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तभी वो इंटरनल एनर्जी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, अगर आपका टेम्परेचर लो होगा तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। रीज़न उसके पीछे क्या था, जो आपका डेल्टा ई वाइब्रेशनल था वो लगभग बराबर होता है KT के, ये उसके पीछे क्या था, रीज़न था। तो इस केस के अंदर आपके पास सिर्फ मोनोटॉमिक गैस थी, तो यहाँ पर मैंने वाइब्रेशन का ज़्यादा सीन आया नहीं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आखिर किसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। आप कह रहे हो कि पार्टीशन होगी कि सबका बराबर होगा, हाफ RT होगा और हाफ KT होगा, तो ट्रांसलेशन का आपके पास क्या होगा, हाफ KT या फिर हाफ RT होगा, ठीक है बात। रोटेशन का क्या होगा, हाफ KT होगा या फिर हाफ RT होगा। लेकिन जो आपके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर मैं बात करता हूँ लो टेम्परेचर की, तो आप कह रहे थे लो टेम्परेचर के अंदर जो आपका एनर्जी गैप होता है वाइब्रेशन का वो ज़्यादा होता है, जो आप एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो सिस्टम को। तो अगर वो आपके पास गैप ज़्यादा होगा तो ट्रांजिशन टेक प्लेस नहीं करेगा। अगर ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा तो वाइब्रेशन मोशन कैसे होगा, अगर वाइब्रेशन मोशन ही नहीं होगा तो वो इंटरनल एनर्जी की तरफ कंट्रीब्यूट कैसे करेगा। इसका मतलब लो टेम्परेचर के ऊपर इसका कंट्रीब्यूशन 0 होता है टुवर्ड्स क्या, टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर लो होगा तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन इंटरनल एनर्जी की तरफ क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को हाई कर देता हूँ तब उसका कॉरस्पॉन्डिंग, तब उसका कितना होगा, कंट्रीब्यूशन होगा उसका KT के बराबर या फिर RT के बराबर। अब अभी आप मुझे बोलोगे कि सर इक्विपार्टीशन लो तो कह रहा था कि आपका वहाँ पर क्या है, हाफ RT करता है, सारे के सारे जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सारे के सारे हाफ RT करता है, तो वाइब्रेशन इस केस के अंदर RT क्यों कर रहा है, क्या यहाँ पर मेरा इक्विपार्टीशन लो है जो उसको मैं वायलेट कर रहा हूँ।
जी नहीं, मैं उसको यहाँ पर वॉयलेट नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली आपका वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, मान लीजिए आप इस पेन के रिस्पेक्ट के अंदर वाइब्रेशन मोशन कर रहे हैं, तो आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। यानी कि मतलब क्या, एक ट्रांसलेशन उसने ऐसे किया, एक ट्रांसलेशन उसने ऐसे किया, तो आपका वाइब्रेशन मोशन कैसे बनता है, दो ट्रांसलेशन मोशन से बनता है। और एक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का कैसे होता है, हाफ आर टी होता है। यानी कि एक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ आर टी। तो एक ट्रांसलेशन कितना हो गया, हाफ आर टी, वापस आया तो कितना हो गया, हाफ आर टी। हाफ आर टी प्लस हाफ आर टी क्या होता है, आर टी होता है। हाफ आर टी प्लस आर टी क्या होता है, मैं आप दोबारा करके देख लेते हैं। हाफ आर टी प्लस हाफ आर टी क्या हो जाएगा आपके पास, 2, आपके पास एलसीएम 1 + 1 इंटू में क्या, आर टी, यानी कि क्या 2/2 आर टी, यानी कि क्या आर टी। तो आप कह रहे हो कि जो आपका ट्रांसलेशनल, जो आपका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा इंटरनल एनर्जी के लिए, वो आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर आपका टेम्परेचर कम है तो वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता इंटरनल एनर्जी के अंदर, उसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर हाई है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा, और कंट्रीब्यूट भी कितना करेगा, आर टी के बराबर करेगा। तो ये बेसिक फंडा है किस तरीके से वो कंट्रीब्यूशन करता है। आप किस तरीके से इनको कैलकुलेट करोगे वो आपको निकालना आता है, उनका कंट्रीब्यूशन निकालना तो आपको यू निकालना आता है। अगर आपने यू निकाल लिया तो वहाँ से आप सी वी निकाल सकते हो, सी वी से आप सी पी निकाल सकते हो, और सी पी से आप गामा भी निकाल सकते हो। किस तरीके से निकालोगे, आपके पास मॉलिक्यूल गिवन होगा। अगर आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होते हैं, मान लो आपके पास 3 एटम है, तो आपको 3 × 3 करना है, यानी कि आपको 3n वाला फॉर्मूला लगाना है। वहाँ से आप क्या निकाल लोगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लोगे। तो आपके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल कर आ गए। उस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप क्या निकालने वाले, उसके अंदर ट्रांसलेशनल कितनी है, वाइब्रेशनल कितनी है, और रोटेशनल कितनी है। अगर आपका जो मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा अगर वो लीनियर है, तो ट्रांसलेशन 3 होती है, रोटेशनल 2 होती है, और वाइब्रेशन कितनी हो जाएगी, 3n-5 हो जाएगी। अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल गिवन है वो नॉन लीनियर है, तो ट्रांसलेशन 3 है, रोटेशनल 3 है, वाइब्रेशन कितनी हो जाएगी, 3n-6 हो जाएगी। तो इनको यूज़ करके आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। फिर आपको पता है कि ट्रांसलेशन को कंट्रीब्यूट करेगा हाफ आर टी, रोटेशन कंट्रीब्यूट करेगा हाफ आर टी, और वाइब्रेशन कितना करेगा, या तो वो 0 करेगा, लो टेम्परेचर पे 0 करेगा, और हाई टेम्परेचर के ऊपर वो आर टी करेगा। तो कंट्रीब्यूशन से आप क्या निकाल सकते हो, यू निकाल सकते हो। यू अगर आपका निकल कर आ गया तो यू के एक्सप्रेशन से टी हटा दो, आपका क्या निकल कर आ गया, सी वी निकल कर आ गया। सी वी के अंदर आर को ऐड कर दो, आपका सी पी निकल कर आ गया। सी पी अगर आपका निकल के आ गया तो सी पी / सी वी से आप वहाँ से गामा भी निकाल सकते हो। तो एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से निकाल रहे हैं। मान लो आपके पास गैस कौन सी है, N2 आपके पास गैस है, तो एटम कितने हो गए यहाँ पर, एटम आपके पास 2 हो गए, N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। आपको पता है कि डायटोमिक है, और N2 मॉलिक्यूल क्या होता है, लीनियर होता है, उसकी शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। और वैसे भी सारे के सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, लीनियर ही होते हैं। तो ये आपके पास लीनियर भी है, तो आपको लीनियर वाला फॉर्मूला लगाना है। टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी, 3 × 2 कितनी हो गई आपके पास, 6। टोटल हमारे पास कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी, जिनमें से 3 आपके पास क्या है, ट्रांसलेशनल है, वो तो हमेशा 3 ही होती है, लीनियर के केस के अंदर भी और नॉन लीनियर केस के अंदर भी। रोटेशनल कितनी होगी आपके पास, 2 होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल आपके पास कैसा है, लीनियर है। तो वाइब्रेशन कितनी बच गई आपके पास, 3n-5, यानी कि 3 × 2 - 5, ये क्या हो गया आपके पास, 6 - 5, ये कितना आ गया आपके पास, 6 - 5 यानी कि क्या, 1। तो आपका ट्रांसलेशन निकल गई, रोटेशन निकल गई, और वाइब्रेशन भी निकल गई। अब देखते हैं इसका एनर्जी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मैं लो टेम्परेचर के ऊपर भी निकाल रहा हूँ और हाई टेम्परेचर के ऊपर भी निकाल रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ लो टेम्परेचर के ऊपर, तो ट्रांसलेशन कितनी करेगी, हाफ आर टी, रोटेशन कितनी करेगी, हाफ आर टी, वाइब्रेशन कितना करेगी, कुछ भी नहीं, 0। यानी कि 3 × 1/2 आर टी, 2 × 1/2 आर टी, प्लस का 1 × 0। तो ये तो आपके पास पूरा 0 हो गया। ये क्या बच गया, 3/2 आर टी, ये कितना बच गया, 1 आर टी, ये क्या बच गया, 3/2 आर टी, प्लस का क्या, प्लस का आर टी, ये निकल गया कितना आ गया आपके पास, 3.5 आर टी को हटा दो तो 3.5 आर क्या हो गया आपका, सी वी हो गया। इस सी वी के अंदर एक आर को ऐड कर दो, यानी कि सी पी आपका क्या हो गया, 4.5 आर हो गया। गामा कैसे निकालोगे, सी पी / सी वी कर दो, 4.5 आर डिवाइडेड बाय 3.5 आर, आर से आर काट दो, 45/32 कितना हो गया, 49/7 हो गया। तो ये आपका सी पी यहाँ से निकल कर आ गया। आप इसको बोल सकते हो कि आपके पास हो जाएगा 1.2 के कुछ करीब आपका गामा निकल कर आ जाएगा। गामा निकल कर आ गया, वही तो आपको चाहिए। गामा आपका अगर आ गया तो आप बाकी सारी चीज़ें भी इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो हाई के आप केस में कैसे करोगे, ट्रांसलेशन का वही हाफ आर टी, रोटेशन का वही हाफ आर टी, और वाइब्रेशन कितना हो जाएगा, अब आर टी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 × में हाफ आर टी, ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी आपके पास, रोटेशन की आपके पास 2 थी, वाइब्रेशन आपके कितनी थी, 1 थी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1/2 आर टी, ये कितना हो गया, 3 × 1/2 आर टी, यानी कि 0.5 आर टी, 1.5 आर टी, ये कितना हो गया, 2/2 आर टी, यानी कि कितना आर टी, ये कितना हो जाएगा आपके पास, फिर से आर टी, तो आर टी 2 आर टी प्लस का 1.5 आर टी, कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास निकल कर आ गया 2, ये आपके पास निकल कर आएगा 3.5 आर टी,
3/2 RT कितना होता है 1.5 RT, 2/2 RT कितना हो जाएगा RT हो जाएगा, ये RT कितना हो जाएगा RT हो जाएगा। तो ये आपके पास U निकल कर आएगा 1.5, 2.5 और 3.5 आपके पास यहाँ पर निकल कर आएगा। तो ये अगर आपके पास 3.5 निकल कर आएगा तो आपके पास CV कितना आ गया 3.5 R हो गया। अगर ये आपका 3.5 R हो गया तो आपका CP कितना हो जाएगा 3.5 R प्लस R, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4.5 R हो जाएगा। अगर ये आपका 4.5 R हो गया तो आपका गामा कितना हो जाएगा 4.5 R अपॉन में 3.5 R, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 9/7 हो जाएगा। बेसिकली जो मैंने लो टेम्परेचर है इसकी शायद कैलकुलेशन गलत कर रखी है, क्योंकि सेम निकल कर नहीं आ सकती। इसी कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, क्या निकल के आएगा 3/2 RT, यानी ये कितना 1.5 RT, 1.5 RT यहाँ से निकल कर आया, 1 RT यहाँ से निकल कर, तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 2.5। तो आपका U यहाँ पर 2.5 है। अगर आपका U 2.5 है तो आपका CV कितना है 2.5 R है। अगर ये 2.5 R है तो आपका CP कितना आएगा 3.5 R आएगा। और अगर आपका CP 3.5 है तो ये निकल कर आ जाएगा 3.5 R इंटू में 2.5 R, यानी कि ये आपका निकल कर आ गया 7/5 और ये आपका निकल कर आ जाएगा 9/7। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन उल्टी हो गई है। जो आपको नीचे नोट्स मिले हुए हैं उसके अंदर भी आप इस कैलकुलेशन को देख लेना, ताकि आप कहीं भी कोई भी चीज़ गलत ना निकालो। कैलकुलेशन गलती के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट अभी हो चुकी है और रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो दोबारा से करने में कुछ फ़ायदा है नहीं। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझ सकते हो किस तरीके से छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती हैं, तो आप उसको वहाँ पर करेक्ट कर लेना। जो नीचे नोट्स हैं आप वहाँ पर करेक्ट कर लेना। तो अगर आपको इस तरीके से ही इंटरनल एनर्जी को निकालना है तो क्यों ना आप वहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूले को डिराइव कर लो। अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए। उसके बाद आप CV निकाल लेना, फिर CP निकाल लेना और फिर गामा निकाल लेना। तो अगर आपके पास कोई लीनियर मॉलिक्यूल है और आपके पास टेम्परेचर लो है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, ट्रांसलेशन कितनी होती है हमेशा 3 ही होती है। तो ये आपका किसका होगा ट्रांसलेशन का, हमेशा क्या रहेगा 3 × में ½ RT, क्या रहेगा हमेशा 3 × में ½ RT। अगर आपके पास मॉलिक्यूल लीनियर है तो आपका रोटेशन कितना होता है 2 होता है हमेशा। तो ये किसका होगा हमेशा, ये आपका रोटेशन का हमेशा क्या रहेगा 2 × में ½ RT हमेशा रहेगा रोटेशन का। और आपका टेम्परेचर लो है तो वाइब्रेशन कितना हो गया, वाइब्रेशन आपका 0 ही हो गया। अब बात करते हैं हाई टेम्परेचर की, तो 3 × में ½ RT सेम रहेगा ट्रांसलेशन का। रोटेशन का क्या रहेगा 2 × में ½ RT रोटेशन का रहेगा। वाइब्रेशन का क्या रहेगा 3n-5 × में RT। यहाँ पर आप इसको RT से मल्टीप्लाई करोगे। इस केस के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, लो टेम्परेचर के ऊपर वाइब्रेशन कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया किस चीज़ के लिए, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। उसी तरीके से आप नॉन लीनियर के लिए बना सकते हो। टेम्परेचर मेरा लो रहेगा तो क्या हो गया 3 × में ½ RT। लो लीनियर के केस के अंदर रोटेशन कितना करता है 3 करता है, तो 3 × में ½ RT प्लस का क्या 3n-6 × में 0, क्योंकि टेम्परेचर आपका लो है। अगर हम बात करूँ हाई टेम्परेचर की तो उसके केस में क्या हो जाएगा 3 × में ½ RT प्लस क्या 3 × में ½ RT। ये ट्रांसलेशन का है, ये आपका रोटेशन का है। टेम्परेचर अगर आपका हाई है तो वाइब्रेशन भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और कितना करेगा RT के बराबर करेगा। कितने कैसे निकालते हो 3n-6 से निकालते हो, किस केस में नॉन लीनियर केस के अंदर। लीनियर में आप कैसे निकालते हो 3n-5 करके निकालते हो। कंट्रीब्यूशन वाइब्रेशन का RT होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, 0 होता है लो टेम्परेचर के ऊपर। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। लीनियर केस के अंदर ट्रांसलेशन के 3 रोटेशन के 2, नॉन लीनियर में ट्रांसलेशन के 3 रोटेशन के भी 3। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हो। मान लीजिए आपसे किसी ने एकदम से पूछ लिया कि आपका C6H6 आपको गिवन है हाई टेम्परेचर के ऊपर, आप उसका मुझे बताओ कि उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो आप कैसे निकालोगे, आपको देखो कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर गिवन है, तो 6 कार्बन के हैं और 6 किसके हाइड्रोजन के, यानी कि 12 आपके पास मॉलिक्यूल गिवन है। तो आपकी एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, कोई बात नहीं, आपकी एन की वैल्यू हो गई 12। आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, और आपको पता है जो आपका C6H6 मॉलिक्यूल होता है ये लीनियर तो नहीं होता, ये प्लेनर होता है लेकिन लीनियर नहीं होता। बेंजीन आपका प्लेनर है लेकिन वो लीनियर नहीं है। तो C6H6 आपका कैसा रहेगा प्लेनर मॉलिक्यूल रहेगा, यानी कि वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल रहेगा। और आपका टेम्परेचर कैसा है हाई दिया हुआ है, तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको U नॉन लीनियर का और हाई टेम्परेचर, यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला कह रहा है आपको 3 × में ½ RT ट्रांसलेशन का, 3 × में ½ RT रोटेशन का, और 3n-6 × में RT किसका वाइब्रेशन का। तो आप कैसे करोगे 3/2 RT, 3/2 RT ये किसका है ट्रांसलेशन का है, ये किसका है रोटेशन का है। उसके बाद आपने क्या किया 3n-6, 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 n कितना था 12 था, तो 3 × 12 कितना हो गया 36 हो गया, -6 हो गया 30 RT हो गया। तो ये आपका 30 RT हो गया। इनको ऐड कर दो, आपका डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी निकल कर आ गई। तो T को वहाँ से काटोगे तो CV निकल जाएगा, CV के अंदर एक R ऐड करोगे तो CP निकल जाएगा, CP/CV करोगे तो आपका गामा भी निकल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
और अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं नेट के अंदर और जैम के अंदर। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेट के अंदर आपसे एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभार वो 2 नंबर के क्वेश्चन को पूछ भी लेता है, लेकिन आप फिर भी चांसेस मत रखो, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इस टॉपिक से। लेकिन जो आपके पास 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे थर्मोडायनामिक्स के, जहाँ पर आप वर्क डन निकालोगे, देखिए वर्क डन आइसोथर्मल का तो आपसे पूछेगा नहीं, वो आपसे पूछ सकता है एडियाबैटिक का। अगर उसने एडियाबैटिक का पूछ लिया तो वो गामा का वहाँ पर पक्का यूज़ कराएगा, और अगर वहाँ पर आप गामा का पक्का यूज़ कराएगा तो आपको गामा को निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि वो चाहेगा, वो आपको सिर्फ गैस का नाम देगा, वो आपको गामा की वैल्यू नहीं देगा। अगर मान लो कि आप पेपर बना रहे हो नेट का और आपको क्वेश्चन सेट करना है, आप उस क्वेश्चन को सेट करते हुए क्या सोचोगे आप कि मैं उसको गामा की वैल्यू दे दूं, या फिर मैं बच्चे को थोड़ा टेस्ट कर लूँ कि क्या उसको गामा निकालना आता भी है, तो वो सोचेगा कि वो आपको टेस्ट करने की सोचेगा और वो आपको गैस का मॉलिक्यूल का आपको केमिकल फॉर्मूला दे देगा। जैसे उसने O2 दे दिया, उसने N2 दे दिया, तो वो आपको वहाँ पर केमिकल फॉर्मूला दे देगा और आपको उससे क्या निकालना पड़ेगा, गामा निकालना पड़ेगा, जिसका आप उसी क्वेश्चन के अंदर यूज़ करोगे। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे बिल्कुल पूछा जाने वाला है CSIR नेट के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है नेट के अंदर आया हुआ है 2 मार्क्स का, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। विदिन 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन से ऑप्शन के अंदर जो आपकी हीट कैपेसिटी है यानी कि CP या CV है, वो आपका क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहने वाला है। तो ये आपको पता है कि जो आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर आपकी वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और अगर मेरा वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट कर रहा है इंटरनल एनर्जी के अंदर, तो आपका इंटरनल एनर्जी से आप CP निकालते हो तो आपका इनडायरेक्टली CV भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। लेकिन वो कब होगा, जब आपके मॉलिक्यूल, जब आपके गैस के अंदर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तभी तो होगा ना। अगर पहला केस आपके पास क्या है, मोनोटॉमिक है। मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको एग्जांपल दिया था आर्गन का, वो केस मेरा क्या था, मोनोटॉमिक था, और मोनोटॉमिक के अंदर आपके पास N की वैल्यू क्या रही, आपके पास 1 रही, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ट्रांसलेशन कितना होता है आपके पास, 3 होता है, यानी कि रोटेशन भी 0 और यानी कि वाइब्रेशन भी 0, रोटेशन भी 0 और वाइब्रेशन भी आपका क्या, 0। तो आपका मोनोटॉमी के केस के अंदर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता ही नहीं है। अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका होता ही नहीं है तो क्या तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और क्या तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। बचिए क्या, सिर्फ ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन तो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता ही है। अगर आपका ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो उसके कोरस्पोंडिंग आपका U भी तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ। अगर आपका U टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आ गया तो उसके कोरस्पोंडिंग आपका CV भी तो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर मैं बात करूं डायटोमिक की, तो डायटोमिक के अंदर आपके पास N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर आपकी N की वैल्यू 2 हो गई और आपको पता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर ही होगा, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, NO हो गया, CO हो गया, अगर आपके पास एटम ही 2 हैं तो वो तो हमेशा ही लीनियर हो गए, तो आपके पास हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, लीनियर ही रहेगा। N की वैल्यू मेरी यहाँ पर 2 रहेगी, तो 3N क्या हो जाएगा आपके पास, 3N आपके पास 6 हो गया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल कर आई आपके पास 6 निकल कर आई, जिसमें से ट्रांसलेशन की कितनी, 3। मॉलिक्यूल आपका हमेशा कैसा रहेगा, लीनियर, तो रोटेशन कितनी, 2, तो वाइब्रेशन कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। यानी कि मॉलिक्यूल आपका डायटोमिक होते ही उसके अंदर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखने लग जाती है। लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल मोनोटोमिक हुआ तो उसके अंदर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट ही नहीं होती। अगर उसके अंदर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट ही नहीं होती तो उसके कोरस्पोंडिंग CP और CV की वैल्यू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही रहेगी। लेकिन जहाँ पर आपके पास वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई तो आपको पता है कि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो उसके कोरस्पोंडिंग U भी और उसके कोरस्पोंडिंग CP CV भी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट ही आप उसको मानोगे। तो अगर डायटोमिक ही नहीं है तो ट्राइटोमिक भी नहीं होगा, डायटोमिक तो है ही नहीं, ऑल ऑफ द अबव अपने आप कट गया, तो ऑप्शन क्या सही हो गया इसका, मोनोटोमिक। तो अगर आपको स्टेटमेंट पता है कि मोनोटोमिक के अंदर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता ही नहीं और आपको ये पता है कि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो आपको डायरेक्टली पता है कि आपका आंसर क्या हो गया, सीधा सीधा मोनोटोमिक ही हो गया। तो आपका 5 सेकंड के अंदर आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर। आपसे क्वेश्चन वो इस फॉर्म के अंदर भी पूछ सकता है क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CV इन जूल्स फॉर N2 गैस इग्नोरिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको CV की वैल्यू बतानी है जूल के अंदर फॉर N2 गैस, आपको इग्नोर क्या करना है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपको यहाँ पर इग्नोर करना है। तो ठीक है, आपको पता है मॉलिक्यूल आपका कैसा है, डायटोमिक है। मैं डायट क्या लिख रहा हूँ, अभी U लिख रहा हूँ, कैसे लिखोगे आप भी, मॉलिक्यूल क्या आपका डायटोमिक है तो यानी कि लीनियर भी है, तो मैं क्या लिखूँगा U इंटू में लीनियर। कैसे लिखूँगा मैं इसको, सबसे पहले क्या लिखूँगा, ट्रांसलेशन कितना होगा, 3 इंटू में हाफ RT, आपका क्या है ट्रांसलेशन है,
टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी आपके पास, रोटेशन लीनियर में कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 इंटू में क्या, 2 इंटू में हाफ आर टी। आपका वाइब्रेशन तो जीरो ही करना है, वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा, तो क्या निकल कर आ गया आपके पास 1.5 आर टी इंटू में 1 आर टी, यानी कि 2.5 आर टी आपके पास निकल कर आ गया यू। अगर आपके पास यू 2.5 आर टी तो सी वी कितना निकल कर आ गया 2.5 आर की वैल्यू रख दो जूल के अंदर, क्या 2.5 इंटू में क्या 8.314, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, सी वी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी किसके अंदर, जूल के अंदर। तो वो आपसे डायरेक्ट वैल्यू भी निकलवा सकता है, जूल के अंदर निकलवा सकता है, वो आपसे लीटर एटमॉस्फेयर के अंदर निकलवा सकता है, वो आपसे किसी भी वैल्यू फॉर्म के अंदर आपसे वैल्यू निकलवा सकता है, बशर्ते आपको पता हो कि जो आपका गैस कॉन्स्टेंट होता है वो जूल के अंदर क्या है, वो कैलोरी के अंदर क्या है, वो लीटर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है। वो सब चीज़ें हम लोग लेक्चर 1 ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर कर चुके हैं, जहाँ पर मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन करवाया था। तो एक टाइप आपका ये बनता है। एक और टाइप देख लेते हैं जो आपसे जैम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है, आइडियल गैस कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल polyatomic molecule, the temperature is adjusted such that only one mode of vibrational degree of freedom is active. What is the value of CV? आपको CV की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। आपकी जो गैस है वो कैसी है, 3 डायमेंशन पॉलीएटॉमिक है। अगर वो 3 डायमेंशन पॉलीएटॉमिक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है। अगर वो लीनियर होता तो वो 3 डायमेंशन में थोड़ा ना होता, वो तो आपका किस में होता, 1 डायमेंशन के अंदर ही होता, लेकिन यहाँ पर कितने में है, 3 डायमेंशन के अंदर है और पॉलीएटॉमिक है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या है उसके अंदर, पॉलीएटॉमिक है। द टेम्परेचर इज एडजस्टेड सच दैट 1 मोड ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एक्टिव। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर, आपको फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा, आप फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, किसका लगाओगे, यू नॉन लीनियर का। क्या होता है यू नॉन लीनियर के अंदर आपके पास हाफ इंटू में 3 आर टी ट्रांसलेशन का, उसके बाद क्या 3 इंटू ये सॉरी मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, आपका जो यू नॉन लीनियर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू में हाफ आर टी, ये किसका, ट्रांसलेशनल का। उसके बाद क्या करोगे आप, रोटेशनल कितना होगा, रोनियर तो 3 इंटू में हाफ आर टी फिर से। उसके बाद वो कह रहा है कि जो आपके पास वाइब्रेशन है उसका कितना मोड एक्टिव है, एक मोड एक्टिव है, तो मतलब 1 इंटू में हाफ आर टी। आप कैलकुलेट कर लो, 3 इंटू में हाफ इंटू में 3 इंटू में कितना हो गया 3 आर टी, 3 यानी कि कितना हो गया 3.5 आर टी आपका क्या है, यू है। तो आपका सी वी क्या हो गया, सी वी आपका हो गया 3.5 आर की वैल्यू रख दो, आपका सी वी निकल कर आ गया। जिसके अंदर पूछेगा उसके अंदर आप आर की वैल्यू रख दो, वरना आप 3.5 आर भी इसको बोल सकते हो। वो आपसे सी पी भी निकल सकता है, सी पी कैसे निकालोगे, सी वी के अंदर प्लस कर दो, आर क्या निकल कर आ गया 4.5 आर, ये मेरा यहाँ पर निकल कर आ गया। तो एक टाइप आपका ये बन सकता है, आपको बता देगा कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो 3 डायमेंशनल में है, पॉलीएटॉमिक है, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन लीनियर है। अगर वो नॉन लीनियर है तो ट्रांसलेशन का 3 हो गया, रोटेशन का 3 हो गया, और वाइब्रेशन का तो उसने दे ही दिया कि उसका कितना एक्टिव है, एक मोड एक्टिव है। तो आपको तो जरूरत ही नहीं है केमिकल फॉर्मूले की, ट्रांसलेशन 3 होता ही होता है, रोटेशन भी 3 होता ही होता है। वाइब्रेशन की आपको जरूरत पड़ती है 3n की, n की आपको वहाँ जरूरत पड़ेगी, तो उसने पहले से दे रखा है कितना एक्टिव है, सिर्फ एक एक्टिव है। तो आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास ये भी बनता है, among the following gases which gas has CV value approximately 25 जूल। 25 जूल के आसपास किस गैस की वैल्यू आपकी बराबर होगी इफ़ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ नॉट एक्टिव। तो आपको वाइब्रेशनल डिग्री को यहाँ पर इग्नोर करना है, सिर्फ किसकी बात करनी है, आपको रोटेशनल की बात करनी है और ट्रांसलेशनल की बात करनी है। तो पहले किससे निकालते हैं, N2 के निकालते हैं। एंड मैं डायरेक्ट यहाँ पर CV लिख रहा हूँ, मैं अब U नहीं लिखूंगा। U के अंदर आप T को लिखते हो, CV के अंदर आप T को हटा देते हो, तो मैं T को पहले लिखूँ ही क्यों, मैं आज यहाँ पर सीधा क्या निकाल रहा हूँ, अब CV निकाल रहा हूँ। तो N2 के लिए निकालते हैं। मॉलिक्यूल कैसा आपके पास, लीनियर है। अगर मॉलिक्यूल आपके पास लीनियर है तो क्या होता है, ट्रांसलेशन आपके पास 3 होगा, 3 इंटू में हाफ आर टी, रोटेशन कितना होगा 2 होगा, यानी कि 2 इंटू में हाफ आर टी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया N2 का। अब बात करते हैं H2 की। H2 का आपके पास मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में हाफ आर टी, रोटेशनल कितना हो जाएगा इसका 2 इंटू में क्या हाफ आर टी। तो आपके पास N2 की भी सेम निकल कर आएगी। और मैं यहाँ पर टी हटाया, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं सीधा CV को लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर टी क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी CV की। तो आपके H2 की और N2 की दोनों की वैल्यू सेम निकल कर आ रही है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम निकल कर आ रही है तो दोनों के दोनों आपके ऑप्शन सही तो है नहीं, ऑप्शन तो आपका एक ही सही है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही सही ऑप्शन होने वाला है। तो दोनों सही होने से तो कैलकुलेट करने का भी फायदा है नहीं। एक और निकाल लेते हैं CO2। CO2 मॉलिक्यूल कैसा आपके पास, CO2 मॉलिक्यूल आपके पास फिर से लीनियर है। शेप कैसी होती है इसकी, CO2 की मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है, लीनियर होती है। इसके लिए क्या निकल कर आएगा 3/2, 3 इंटू में हाफ आर टी, ये किसका ट्रांसलेशन का। रोटेशन कितना 2 इंटू में हाफ आर टी। मॉलिक्यूल कैसा है मेरे पास, मॉलिक्यूल मेरे पास लीनियर है, तो क्या हो गया 3 इंटू में हाफ आर प्लस 2 इंटू में हाफ आर। ये मैं डायरेक्ट CV निकाल रहा हूँ। तो आप देखो CO2 के केस के अंदर, H2 के केस के अंदर और N2 के केस के अंदर तो आपके वैल्यू क्या है, सेम ही निकल कर आ रही है। और तीनों ऑप्शन सही हो नहीं सकते, इसका मतलब आपका D ऑप्शन ही सही है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं D ऑप्शन के लिए, कि आपकी वैल्यू 25 जूल के बराबर आएगी। SO2 मॉलिक्यूल कैसा है आपके पास, नॉन लीनियर है। अगर आपके पास नॉन लीनियर, CV क्या हो गया
ट्रांसलेशन का कितना 3, 3 इंटू में क्या हाफ आर, रोटेशन का कितना 3, 3 इंटू में क्या हाफ आर, ये कितना निकल कर आ गया 3 इंटू में हाफ आर कितना हो गया, ये कम से कम हो गया आपके पास 6 आर। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू आपके पास होती है 8.31 जूल, और 6 का आप ये क्या आ गया 3 इंटू में हाफ आर, यानी कि 3 इंटू में हाफ आर 3 इंटू में आपका आ गया 3 आर, 6 आर नहीं आएगा 3 आर आएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 3 आर करोगे, और 3 8 का कितना होता है लगभग 24 होता है, साथ में कुछ डेसिमल्स भी है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 24.9 कुछ करीब आएगी, जिसको आप बोल सकते हो इक्वल्स टू लगभग 25 जूल के बराबर। तो आपका आंसर सही क्या हो गया, SO2 हो गया। आप इसको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके ए ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन के अंदर और सी ऑप्शन के अंदर अगर आप वाइब्रेशन को इग्नोर करते हो तो आपके पास वैल्यू सेम निकल कर आ रही है। अब MS की क्वेश्चन तो है नहीं है यहाँ पर, तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो जाहिर सी बात है तीनों तो करेक्ट है नहीं, A B और C तीनों करेक्ट नहीं है, तो आपको बचा क्या, आपका D ऑप्शन बच गया। और वैसे आपने कैलकुलेट भी कर देख लिया, आपके पास वैल्यू कितने निकल कर आई, 24.9 के कुछ करीब आएगी, जो लगभग मेरी 25 जूल के बराबर है। और उसी ने आपसे यही क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो जैम के अंदर पूछे गए हैं। अच्छे क्वेश्चंस पूछता है जैम के अंदर, ये टॉपिक जो है बहुत फेवरेट है जैम वालों का, नेट के अंदर से इनडायरेक्टली टॉपिक आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी द मोलर हीट कैपेसिटी एट CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर CO2, SO2 एंड H2O फॉलोज द ट्रेंड। यहाँ पर आपको ट्रेंड बताना है, किसका CV ज़्यादा, किसका CV कम, किसका CV ज़्यादा, किसका CV कम और किसका बराबर। बात करते हैं किसकी, CO2 की। मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल आपके पास है लीनियर, तो कैसे निकालोगे आप इसका, तो आप एक केस, आप यहाँ पर एक चीज़ करिए, अगर आपके पास ट्रेंड निकालना है आपको, तो ट्रेंड निकालते वक्त आप एक काम करिए, आप तीनों के तीनों केस के अंदर आप टेम्परेचर को आप लो मान लीजिए। मैं टेम्परेचर को क्या मान रहा हूँ, लो मान रहा हूँ। अगर मेरा टेम्परेचर कम रहेगा दैट मीन्स आपका वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से हट गया। आप वाइब्रेशन को कैलकुलेट ही मत करो, आप क्या करो, आप लो टेम्परेचर के ऊपर रोटेशन को देख लो और ट्रांसलेशन को देख लो, और उनके हिसाब से आप ट्रेंड बना दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि आपको ना तो उसने हाई टेम्परेचर दिया है, ना ही उसने आपको लो टेम्परेचर दिया है, तो अपनी तरफ से आप कुछ भी मान सकते हो। अगर आप हाई मान के करोगे तब भी आपका आंसर सही आने वाला है, क्योंकि जितना उस केस में होगा उतना उस केस के अंदर भी कट जाएगा। लेकिन आप अगर इसको लो मानोगे तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। तो आपका केस कैसा है, CO2 के अंदर लीनियर है। CO2 गैस कैसे होती है, लीनियर होती है, तो क्या निकल कर आएगा 3 इंटू में हाफ आर। ये मैं डायरेक्ट कैसे निकाल रहा हूँ, मैं आपका डायरेक्ट निकाल रहा हूँ CV, 3 इंटू में हाफ आर प्लस का क्या 2 इंटू में हाफ आर। ये क्या निकल कर आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 1.5 आर प्लस का 1 आर, यानी कि ये आपके पास हो गया 1.5 आर, ये आपके पास हो गया 1 आर, ये आपके पास हो गया 2.5 आर। ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा है CO2 के लिए। अब बात करते हैं SO2 के लिए। SO2 के लिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं CV। SO2 मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन लीनियर। कैसे निकालोगे, 3 इंटू में हाफ आर ट्रांसलेशनल प्लस में क्या 3 इंटू में हाफ आर रोटेशनल, क्या रोटेशनल का ए, तो ये कितना निकल कर आ गया, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा 3 आर। अब बात करते हैं किसकी, H2O की। H2O मॉलिक्यूल आपके पास कैसा है, नॉन लीनियर भी है। H2O की शेप कैसी होती है, थोड़ी सी बैंड शेप होती है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल आपके पास कुछ तरीके का होता है। तो ये मॉलिक्यूल भी आपके पास क्या है, नॉन लीनियर ही है। इसका कैसे निकालोगे आप, इसका आप निकालोगे CV कैसे निकालोगे, नॉन लीनियर के अंदर 3 इंटू में हाफ आर किसका, ट्रांसलेशन का, प्लस में क्या 3 इंटू में हाफ आर किसका, रोटेशन का। क्या निकल कर आ गया, AB आपके पास 3 आर ही निकल कर आया। दैट मीन्स आपका H2O का और SO2 का सेम निकल कर आया, और CO2 का अलग है, लेकिन CO2 का SO2 और H2O से कम है। तो आपका जो B ऑप्शन है सही हो गया, CO2 का SO2 और H2O से कम है, और SO2 का और H2O क्या है, बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से होगा। जब आपसे वो ट्रेंड निकलवाए तो आप वहाँ पर टेम्परेचर को कम ज़्यादा, आप अगर जैसे इन तीनों के तीनों केस के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूल के नंबर थे कितने थे, 3 थे। CO2 में भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। तो अगर आप कंपेरिजन करके अगर आप वाइब्रेशन को इग्नोर भी करोगे, टेम्परेचर को हाई भी लोगे, तो वाइब्रेशन के आपके पास सबके अंदर सेम ही आएगा। अगर यहाँ पर मेरे पास एटम्स के नंबर अलग अलग होते तो आपको वो गिवन करता, आपको बताता कि आपको हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको ट्रेंड करना है, आपको हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रेंड लिखना है, या फिर आपको लो टेम्परेचर के ऊपर ट्रेंड लिखना है। उसने इस केस में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल गिवन है उसके अंदर एटम आपके पास 3 ही है। अगर आपके पास एटम 3 ही है तो आपके पास वाइब्रेशन भी बराबर निकल कर आएंगे, और उस तरीके से ही आप इसको इस केस के अंदर कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ़ मोलर एंट्रोपी, UM मतलब क्या है, मोलर एंट्रोपी। आप यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन आपको दिया हुआ है, मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, टेम्परेचर लिख दिया। इफ़ UM इज़ द मोलर इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर T टेम्परेचर के ऊपर आपके पास UM है, एंड UM 0 क्या है, इज़ द इंटरनल एनर्जी एट 0 केल्विन टेम्परेचर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जैम का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास UM एट T टेम्परेचर पर कितना होगा, तो जाहिर सी बात है जो 0 के ऊपर है वो तो होगा ही होगा पहले,
जो 0 के ऊपर था उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, ऐड होगा। जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री के ऊपर है, मान लो उस टाइम के ऊपर उसकी एनर्जी क्या है, U है। अब आप टेम्परेचर को धीरे धीरे राइज कर रहे हो, तो जो पहले था उसके अंदर जो चीज़ें ऐड होगी ना, तो जो आपका UM80 है वो क्या है, UM0 प्लस में आपको क्या करना है वो आपको देखना है। अब आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर को T तक राइज किया है, आपने टेम्परेचर को T तक राइज किया है। आपको पता है जो आपका मोलिक्यूल यहाँ पर क्या गिवन है, आपको गिवन है प्लस का हाफ RT। आपको प्लस में क्या गिवन है, प्लस का हाफ RT। और कंडीशन क्या गिवन है, लीनियर है, ट्रांसलेशन है और रोटेशन है। अगर लीनियर होता है, ट्रांसलेशन कितना होता है आपके पास, 3 इंटू में हाफ RT। अब मैं सिर्फ यहाँ पर 3 इंटू में हाफ RT, और आपका रोटेशन कितना हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू में हाफ RT। ये आपका किस केस के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, लीनियर केस है, ये ट्रांसलेशन का हो गया, ये किसका हो गया, रोटेशन का हो गया। तो 3/2 हाफ RT कितना, 1.5 RT, ये कितना 1 RT, तो क्या हो गया आपके पास, तो 2.5 RT। अगर यहाँ पर एडिशन होता तो आपका बात क्या थी, सही थी, लेकिन एडिशन कितने का है, 1.5 RT का है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, UM इंटू में T इक्वल टू क्या, UM 0 के ऊपर प्लस में क्या 2.5 RT। केस किस क्या है, लीनियर है, ट्रांसलेशनल है और रोटेशनल है। उसके लिए मैंने अभी कैलकुलेट किया था, क्या निकल कर आया था, 2.5 RT निकल कर आया था। तो यहाँ पर भी 2.5 RT उसने ऐड किया हुआ है, तो मतलब क्या आपका बी ऑप्शन सही है। आपका सी ऑप्शन भी गलत है और आपका डी ऑप्शन भी गलत है। उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि गलत है या नहीं है, ताकि आपका ये भी वेरीफाई हो जाए कि जो आपने क्वेश्चन किया है वो आपका सही है। देखिए UMT इक्वल टू क्या, UM0, तो यहाँ तो आपका कंडीशन ठीक ही है। उसके बाद इसने 3 RT को ऐड किया है, किस केस के लिए, नॉन लीनियर के लिए और ट्रांसलेशनल के लिए। खाली ट्रांसलेशनल केस के अंदर तो आपके पास क्या होता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक का क्या होगा, हाफ RT होगा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर 1.5 RT आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 RT, तो आपका ये क्या है, सी आपका गलत है। बात करते हैं डी के लिए, डी में उसने 3 RT को ऐड किया है। केस क्या लिया, लीनियर लिया, ट्रांसलेशन लिया और रोटेशनल लिया। लीनियर, ट्रांसलेशन, रोटेशन के तो आपका 2.5 RT होता है, ये हमने कैलकुलेट किया है, तो आपका डी ऑप्शन भी गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको निकालना आना चाहिए किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर रहे हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक टाइप ये भी बनता है। इसके अंदर आपसे क्या दिया गया है, इफ़ इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस इज रिलेटेड विद P and V बाय द रिलेशन U इक्वल टू 3V। आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट दी गई है, क्या U इक्वल टू 3PV आपको दिया गया है, और आपकी गैस कैसी है, आइडियल गैस है। आपको क्या बतानी है, आपको पॉइजन इक्वेशन बतानी है T और V के फॉर्म के अंदर। क्या आपके पास पॉइजन इक्वेशन होती है, तो आपको पता है T और V के अंदर आपके पास क्या होती है, T इंटू में V की पावर गामा-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बस आपके पास गामा आ जाए, अगर आपके पास गामा आ गया तो आप यहाँ पर इसको भी कर सकते हो। और आपने U से गामा निकालना सीखा हुआ है, आप U से गामा कैसे निकालते हो, आप U को निकालते हो T के फंक्शन के अंदर, उसके बाद du/dt कर देते हो। तो आपको पता है कि गैस आपकी आइडियल गैस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब PV इक्वल टू RT, तो सही है, 1 मोल की बात कर रहा हूँ, तो PV इक्वल टू RT सही है। तो PV की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3 RT लिख सकते हो। तो आपका U क्या हो सकता है, 3 इंटू में क्या, PV की जगह मैंने क्या लिख दिया, RT लिख दिया। तो अगर आपका U इक्वल टू 3 RT है, तो आपका CV कितना निकल कर आ जाएगा, 3R। सिर्फ T को ही तो हटाना है, CV आपका निकल कर आ गया, 3R निकल कर आ गया। CV अगर 3R, तो CP क्या हो गया, CP आपका 4R हो गया, CV प्लस R, तो CP आपका 4R हो गया। तो गामा क्या हो गया, CP/CV, यानी कि क्या 4/3 आपका निकल कर आ गया गामा। तो गामा की वैल्यू यहाँ पर पुट करने, गामा-1। आप यहाँ पर सीधा 4/3 के अंदर से अगर आप 1 को माइनस करोगे तो आपके पास निकल आ जाएगा 3 इंटू में 4 माइनस का 1, क्या 4 माइनस का 3 क्या है, 1/3। तो 1/3 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1/3 कहाँ है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, तो सी आपका यहाँ पर सही हो गया। तो इन तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। कुछ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं एंट्रोपी। हम वापस से थर्मोडायनामिक्स के अंदर जाते हैं, और जो मैंने आपको यहाँ पर प्रूव कराया कि ट्रांसलेशन आपका हाफ KT करता है, ट्रांसलेशन आपका हाफ RT करता है, रोटेशन आपका 2 RT करता है, उन सभी चीज़ों को प्रूव करेंगे कब, जब हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ेंगे। सिर्फ अब थर्मोडायनामिक्स के केस के अंदर आप इन चीज़ों को याद कर लो, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको ये भी करा दिए। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एंट्रोपी को सीधा स्टार्ट करेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है। अगर आपको गंदी लगती है तब भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो, पर अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, वो हमारे मोटिवेशन के लिए आप लोग कर सकते हो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।